मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की लास्ट वन क्लास के अंदर हमने रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट किया था। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की डिवाइस रेक्टिफायर है और हमने उस सीक्वेंस में सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग दृष्टकारी को पढ़ा था। अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या है? बेसिकली इसमें जो आउटपुट है वो इनपुट की हाफ वेव के लिए अवेलेबल है, इसलिए इसको अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसके कुछ एनालिसिस को मैं यहाँ पे जनरलाइज करता हूँ कि अगर मान लीजिए इसके अंदर पीक करंट की बात करें तो हमने लिखा था पीक करंट पीक वोल्टेज अपॉन आर प्लस आर एल। हमारी कैलकुलेशन से इसमें डीसी करंट आया था आई एम अपॉन पाई, जो बन जाएगा ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल। यहाँ मैं याद दिला दूँ, आर एल लोड रेजिस्टेंस है और आर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, जिसमें डायोड का रेजिस्टेंस भी है और ट्रांसफार्मर का भी और अदर जितने भी रेजिस्टेंस है सर्किट के। ईडीसी की बात करें तो वो आईडीसी इंटू आर एल होगा ही होगा। जहाँ तक एसी कंपोनेंट आईआरएमएस की बात करते हैं वो हमने निकाला था आई एम बाई 2 है, दैट इज ई एम अपॉन 2 आर प्लस आर एल। इसी तरह से ई आर एम एस अगर निकालते हैं तो आएगा ई एम आर एल अपॉन 2 अपॉन आर प्लस आर एल। इन सारी कैलकुलेशन से हमने फाइंड आउट किया था कि ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है ये ना तो प्योर एसी है ना प्योर डीसी है। दिस वन इज पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। और इस एनालिसिस से हमें ये भी लगा कि इसमें डीसी का कंपोनेंट है करंट का, क्योंकि डीसी करंट आ रहा है बट एसी का भी पार्ट आ रहा है। और इस बेस पे हमने एफिशिएंसी निकाली थी। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% हो सकती है, प्रैक्टिकली उससे कम होगी। आज की क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर या से किसी रेक्टिफायर को कैरेक्टराइज करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक हमें सर्किट में डीसी और एसी के बारे में बताता है। हम अगर ये बात करेंगे किसी सर्किट के अंदर रिपल फैक्टर क्या होगा तो रिपल फैक्टर ये बताता है कि अगर उसमें एसी कंपोनेंट आईएसी है और डीसी कंपोनेंट आईडीसी है तो जो रिपल फैक्टर है वो हो जाएगा आईएसी अपॉन आईडीसी। मीन्स जो हमारा आउटपुट है, यहाँ पे बात है रिपल फैक्टर आउटपुट को कैरेक्टराइज कर रहा है। आउटपुट में अगर एसी कंपोनेंट है से उसमें एसी धारा आई डैश एसी है, डीसी धारा आईडीसी है, तो इनका रेशियो रिपल फैक्टर कहलाएगा। थ्योरेटिकली जहाँ रिपल फैक्टर 0 है नहीं वो प्योर डीसी है। प्योर डीसी का मतलब एसी कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इस हिसाब से रिपल फैक्टर जहाँ 0 होगा वो प्योर डीसी है। बट प्रैक्टिकली रिपल फैक्टर हर रेक्टिफायर का अलग होगा। हम एक जनरलाइज रिलेशन निकालते हैं, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात करेंगे। हमारे पास आई ए सी अपॉन आई डी सी। हम ये जानते हैं कि जो पावर है, जो हमने इनपुट पावर दी है, उसके दो कंपोनेंट हुए, एक एसी पावर और एक डीसी पावर। इट्स मीन आपको ध्यान होगा जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा था हमारा आई आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस, स्क्वायर आर एम एस आ रहे हैं। एसी कंपोनेंट जो भी होगा वो आएगा आई डैश स्क्वायर एसी आर एल और डीसी कंपोनेंट आ रहा है आई डैश स्क्वायर डीसी आर एल। यहाँ से आर एल कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास बच जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई डैश स्क्वायर एसी प्लस आई स्क्वायर डीसी। मैं इसे रीअरेंज करता हूँ तो आई डैश स्क्वायर एसी हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डीसी। फर्दर आई डैश स्क्वायर या आई डैश एसी अपॉन आई डीसी अगर निकालता हूँ तो मैंने यहाँ से आई स्क्वायर डीसी को का डिविजन कर दिया तो आप देखिए क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डीसी माइनस 1। ये हमारे पास जनरलाइज रिलेशन आ गया, क्योंकि देखिए ये अपने आप में रिपल फैक्टर है। रिपल फैक्टर क्या है कि जो आउटपुट आ रहा है उसमें एसी करंट डिवाइडेड बाय डीसी करंट।
हमने एक जनरलाइज रिलेशन निकाला कि जो पावर है उसके दो पार्ट हुए, एक एसी पार्ट एक डीसी पार्ट है। इसके आधार पे अगर मेरे पास आरएमएस वैल्यू पता है तो मेरे पास सिंपल फैक्टर आएगा √I² RMS अपॉन I² DC -1। वहां से आप देखिए हमने आरएमएस का मान ज्ञात किया हुआ है। हमारा आरएमएस वैल्यू आई थी Im/2, इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा Im²/4। अब देखिए IRMS हाफ वेव रेक्टिफायर, ये रिलेशन जनरलाइज्ड है। हाफ वेव के बाद फुल वेव रेक्टिफायर या किसी भी फिल्टर सर्किट के साथ हम एज इट इज इसको यूज करेंगे। बट यहाँ बस बेसिक बात हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस आया था Im/2, जिसका स्क्वायर हो गया हमारा Im²/4। और अगर मैं यहाँ से डीसी की बात करूं तो वो आया था Im/π, यानी Im² अपॉन π² -1। आप देख सकते हैं π²/4 -1। π² रफली एक्यूरेट वैल्यू 9.8 होती है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे -1 करेंगे, रफली 10 भी मान लेते हैं। तो अगर इसे वर्कआउट करते हैं तो मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू आएगी 1.21, यानी रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का उर्मिका गुणांक 1.21 है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के आउटपुट में एसी धारा डीसी धारा से ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जितनी एसी कम होगी उतना रिपल फैक्टर कम होगा। यहाँ 1.21 आ रहा है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी धारा एसी धारा की 120 गुना है, सॉरी 1.2 टाइम्स 120% है। तो इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल बहुत ज्यादा है, तो क्वालिटेटिवली एक अच्छा नहीं है। ये हमने आज की क्लास में पहला पार्ट उर्मिका गुणांक की बात करी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टता नियमन। सामान्यतः जो भी डिवाइस है उसमें एक वोल्टेज रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वोल्टेज रेगुलेशन से मीनिंग ये है कि थ्योरेटिकली ये देखते हैं कि अगर हमने किसी डिवाइस पे कोई बैटरी लगाई, उसका वोल्टेज कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे ही लोड लेते हैं तो इफेक्टिवली कुछ ड्रॉप हो जाता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो जाता है। मीन्स जब हम नो लोड ले रहे हैं उस कंडीशन में वोल्टेज कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही फुल लोड लेते हैं, मीन्स कोई लोड अप्लाई करते हैं, तो हम वर्कआउट करते हैं कि वहां पर कुछ सडनली वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसका मेजरमेंट हम करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से। वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन किया जाता है कि किसी भी डिवाइस में नो लोड पे जो वोल्टेज है उसमें से फुल लोड की वोल्टेज माइनस कीजिए और फुल लोड वोल्टेज से डिवाइड करके 100% से देखें तो ये हमें वोल्टेज रेगुलेशन देता है। मान लीजिए किसी का वी नो लोड 10 है, वी फुल लोड 9 है, तो 10 - 9 डिवाइडेड बाय 9 into 100% ये रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज रेगुलेशन उस डिवाइस का। अब सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया वो है जहां पर अगर नो लोड और फुल लोड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाए। मीन्स वो डिवाइस सबसे बढ़िया है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 है। यानी अगर मान लीजिए मैं पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि एक डिवाइस है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 है, एक का 5% है, एक का 12% है, एक का 25% है, तो बेस्ट वन डिवाइस वो है जिसका 0% है, आइडियल सिचुएशन। बाकी में अगर बात करें 5%, 10%, 25%, तो जिस डिवाइस का वोल्टेज रेगुलेशन 5% है दैट इज बेटर। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना बेटर है। थ्योरेटिकली अगर वोल्टेज रेगुलेशन 0 है तो वो आइडियल डिवाइस है, मीन्स फुल लोड और नो लोड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जनरली हम ये देखते हैं, आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। हमारे पास से घर में इन्वर्टर की बैटरीज है, हम उन बैटरीज के ओपन टर्मिनल को देखें। कई बार इसको आप कार में भी देख सकते हैं, आप इसको हमारे 2 व्हीलर की बैटरी में भी देख सकते हैं। हम देखते हैं ओपन सर्किट में से कोई बैटरी 12 वोल्ट की है तो समटाइम 12.5 13 वोल्ट दे रही है, लेकिन जैसे हम स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं उसका वोल्टेज रेगुलेशन डाउन होता है। मीन्स वहां पर वोल्टेज 10 हो सकता है 10 वोल्ट रह जाए, तो लोड लगाते ही वोल्टेज ड्रॉप हो गया। और ये जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उसका वोल्टेज रेगुलेशन उतना कम होगा। तो बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन वो है जहां VR कितना हो 0।
अब हम यहाँ पर एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा इसको देखना चाहते हैं। तो देखिए हमारे लिए जो वोल्टेज इंपॉर्टेंट है वो है ईडीसी। अभी हमने वहां से देख लीजिए ईडीसी किसके इक्वल होता है, आईडीसी इंटू आरएल। अगर मैं यहाँ से आईडीसी का मान रखूं तो मेरे पास आईडीसी का मान आ जाएगा ईएम अपॉन पाई आर प्लस आर एल। देखिए एक स्टेप साथ में चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में आर एल आ रहा है। अब आर एल में अगर मैं आर ऐड कर दूं और आर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना आ जाएगा कि ईएम अपॉन पाई मैंने बाहर ले लिया, ये बच गया 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस। यानी मेरी जो डीसी है, जो मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी है, वो अपने आप में एक कंपोनेंट तो हो गया ईएम अपॉन पाई, ईएम अपॉन पाई। यानी ये बैटरी है, अपने आप में इक्विवेलेंट बैटरी है, जिसके साथ में ये फैक्टर और है अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल। ये अपने आप में आई डी सी और माइनस इंटू आर। मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट में डीसी आ रहा है वो इक्विवेलेंट है एक बैटरी के और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो गया, इंपॉर्टेंट है आर। आर जितना कम होगा नेचुरली इरेगुलरिटी उतनी कम होगी। यानी अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो हमारे लिए इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक तो बैटरी है ईएम अपॉन पाई की और उसके साथ आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके कारण जैसे ही हम लोड इंक्रीज करते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो ये ग्राफ इस तरह का आता है ईडीसी वर्सेस आईडीसी का ग्राफ। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर एक आइडियल हो, यानी अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो वहां पर निश्चित तौर पे डीसी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये टर्म ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगी, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 पर हो जाएगा। यानी वो एक आइडियल डिवाइस है। बट प्रैक्टिकली आर 0 नहीं होता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया आर का। ना इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें लोड चाहिए वी नो लोड और वी फुल लोड। तो अगर मैं सबसे पहले वी नो लोड की बात करता हूँ तो वी नो लोड मेरा आ जाएगा ईएम अपॉन पाई, क्योंकि जब आरएल नो लोड का मतलब हो गया आरएल इनफाइनाइट है, ओपन सर्किट है। अब यहाँ कहीं पे भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लें, अगर मेरा आरएल को मैं नो लोड की पोजीशन पे ले आता हूँ तो मेरे पास वी नो लोड हो जाए ईएम अपॉन पाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टर्म हो गई 0, ये 1, तो मेरे पास नो लोड की पोजीशन में हो गया ईएम अपॉन पाई। लेकिन वी फुल लोड जो आ रहा है वो फुल लोड मेरा ये आ रहा है ईएम अपॉन पाई माइनस आई डी सी। इनका मान रखते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। हमारे पास है वी नो लोड है ईएम अपॉन पाई 1 माइनस वी फुल लोड मेरा आ रहा है ईएम अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर डिवाइडेड बाय फुल लोड आ रहा है ईएम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू 100%। परसेंटेज को मैं अलग लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास आ गया आई डी सी इंटू आर अपॉन ईएम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। ये अगर इस टर्म को देखूं तो मैं लिख सकता हूं आई डी सी आर प्लस आर एल माइनस आई डी सी आर। आप देखिए आई डी सी आर और आई डी सी आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आई डी सी आर अपॉन आई डी सी आर एल। मीन्स जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर का आ जाएगा आर अपॉन आर। यहां हमने वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन किया। किसी भी डिवाइस के वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग है कि नो लोड और फुल लोड के अंदर वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन आता है। तो वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड
ये रेगुलेशन फैक्टर को बताता है, परसेंटेज में 100% से मल्टीप्लाई कर दें, जितना VR कम होगा उतनी डिवाइस बेटर है। आइडियल कंडीशन में 0 होगा, यानी जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स है उससे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VR कैलकुलेट किया, हमारा VR आता R/RL। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत बढ़िया होगा या तो R0 हो जाए, यानी डायोड और सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, या RL बहुत हाई हो जाए। अगर हमारा RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो R नेग्लिजिबल होगा, उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा। इस तरह से हमने ये वोल्टेज रेगुलेशन कंप्लीट किया। नाउ हम आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे, हाफ वेव रेक्टिफायर के टॉपिक में लास्ट टॉपिक पे आते हैं, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए, जब रेक्टिफायर को यूज करते हैं तो एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में तो हमारा डायोड कंडक्टिंग होता है, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होता है। इसका मतलब किरचॉफ लॉसेस, लोड पे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी सारा वोल्टेज ड्रॉप डायोड पे हो रहा है। आप जरा उस सर्किट को याद कीजिए। मैं जस्ट उस सर्किट की बात करता हूँ, सेकेंडरी वाले पार्ट की। फर्स्ट हाफ साइकिल में सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0 है। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो किरचॉफ लॉ ये कहता है कि सारा वोल्टेज ड्रॉप इस डायोड के अक्रॉस होगा, यानी सेकेंड हाफ साइकिल में सारा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस है, यानी उस वोल्टेज ड्रॉप को बेयर करेगा डायोड। अब सेकेंड हाफ साइकिल में कितना बेयर करेगा? मैंने अगर वोल्टेज अप्लाई की थी EM पीक वोल्टेज की, तो वहां पर सेकेंड हाफ साइकिल में वो 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, तो इसमें जो मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज है दैट विल बी EM। यानी अगर मेरा प्राइमरी जो सेकेंडरी पे जनरेट हुआ वो मैक्सिमम EM साइन ओमेगा t था, यानी पीक वोल्टेज EM थी, तो डायोड में नॉन कंडक्टिंग स्टेज में मैक्सिमम ड्रॉप भी EM होगा। ये कहलाता है PIV। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज EM होगा। से आपने 220 वोल्ट अप्लाई किया, स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट कर लिया, तो अगर आपने 12 वोल्ट का सेकेंडरी है तो PIV उस डायोड का 12 वोल्ट होगा। मीन्स वो 12 वोल्ट नॉन कंडक्टिंग स्टेज में बेयर कर सके। ऐसा नहीं हो कि रिवर्स बायस इतना लगा और वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमें डायोड जब सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वहाँ पर PIV मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हमारे सेकेंडरी पे वोल्टेज का पीक EM है तो हमारा उस डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV भी EM होगा। इस तरह से हमारा आज की क्लास तक में हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग, उसमें एफिशिएंसी, उसका रिपल फैक्टर, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन एंड फाइनली PIV, इन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।